नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय भी ले सकते हैं। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 के मुताबिक सभी लेन देन जिसमें एक अचल संपत्ति की बिक्री शामिल होती है को रजिस्टर्ड कराया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अचल संपत्ति की बिक्री से जुड़े सभी लेन देन को पंजीकृत कराया जाना चाहिए। इसके अलावा अचल संपत्ति के गिफ्ट के साथ साथ 12 महीनों से ज्यादा की अवधि के लिए लीज पर दी गई संपत्ति को भी अनिवार्य रूप से पंजीकृत कराना जरूरी है। खास मामलों में अगर कोई पक्ष सब रजिस्ट्रार के दफ्तर नहीं आ सकता तो सब रजिस्ट्रार अपने किसी अफसर को रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज उस शख्स के घर से लेने के लिए नियुक्त कर सकता है। अचल संपत्ति में जमीन, इमारत और इन संपत्तियों के कोई भी अधिकार जुड़े होते हैं। जिन दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड कराना है उन्हें निष्पादन के 4 महीने के भीतर तय फीस के साथ जमा कराना चाहिए। अगर समय सीमा बीत जाती है तो आप सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में एप्लीकेशन दायर कर अगले 4 महीने के भीतर देरी के लिए माफी मांग सकते हैं। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर विस्तार से जानकारी देंगी हमारी आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता अंजनी आयागारी। अंजनी जी आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारी अधिवक्ता अंजनी आयागारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजनी जी बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है? प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन तो जैसा आपने बताया है रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इट इज समथिंग व्हिच मस्ट बी डन। जी, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो 100 रुपीज के ज्यादा का वैल्यू का है, उसका रजिस्ट्रेशन तो कराना अनिवार्य, बिकॉज अदरवाइज यू आर लाइबल टू पे फाइन और इवन क्रिमिनल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट यू। जी जी, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो इसलिए अगर आपको आगे ये प्रॉपर्टी का आगे किसी और को देना है, इसको कन्वे करना है आपको, तभी अगर आपका प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं है। जी, तो ये प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो है इसका कोई भी you can say that in your hands it's not completely your property। आपका प्रॉपर्टी नहीं है ये, और कोई भी आके इस प्रॉपर्टी के ऊपर दावा डाल सकते हैं क्योंकि ये आपका नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है। आजकल हमारा ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्स भी बन रहे हैं। सो दैट इज वाई पहले जमाने में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का इतना ज्यादा वैल्यू नहीं होता था जी। इसलिए प्रॉपर्टी काफी सालों से इवन 100-200 सालों के पहले भी ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता था जी जी। बट इतना पर्टिकुलर पीपल नहीं होते थे। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज ऐसे ही एक हाथ से दूसरे हाथ जाते थे। जी जी, बिल्कुल बहुत जरूरी होता है रजिस्ट्रेशन करवाना अंजनी जी, ताकि कोई और दावा ना कर दे उस प्रॉपर्टी को लेकर। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जी अंजनी जी, जो पूरी प्रक्रिया होती है रजिस्ट्रेशन की, वो कैसे होती है, कैसे कराया जाता है रजिस्ट्रेशन? पूरी प्रक्रिया तो आपको सेल डीड बनाना पड़ेगा। वो सेल डीड भी प्रॉपर्टी जितना है उसके वैल्यू के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को, सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो स्टैम्प ड्यूटी के जितना है उतना स्टैम्प पेपर आपको, इतना वैल्यू का स्टैम्प पेपर आपको लेना पड़ेगा। उसी के ऊपर आप ये सेल डीड बनाएंगे, फिर सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन का फीस भी होता है। वो रजिस्ट्रेशन फीस आप जैसा दिल्ली में है, मेरे ख्याल में वो प्रॉपर्टी का फ्लैट का 1% होगा, जो वैल्यू है वो रजिस्ट्रेशन फीस होता है। और स्टैम्प ड्यूटी अलग होता है जो
अगर जॉइंट नेम वो कुछ वैल्यू शायद 5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू होता है। जो आपका प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू के ऊपर 5% स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करना पड़ेगा सरकार को। जी जी। तो वो सेल डीड बनाने के बाद आप रजिस्ट्रार के पास सेल डीड पे जो भी आपको लिखना है, जितना पैसा आपको सेल में मिल रहा है, दोनों पार्टीज को वो ये देखना है कि प्रॉपर्टी कितना प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी का शेड्यूल में आपको पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। पूरा डिटेल्स देने के बाद वो, क्योंकि ये सेल डीड है, दिस इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच योर राइट्स विल बी देयर। तो ये डॉक्यूमेंट अगर सही नहीं है तो फिर ये प्रॉपर्टी का के बाउंड्रीज ठीक नहीं है तो फिर देन यू विल गेट इनटू ट्रबल। तो इसलिए ये बाउंड्रीज ठीक लिखना चाहिए जो शेड्यूल में है। ये सेल डीड का शेड्यूल में पूरा इसका बाउंड्रीज का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। पूरा डिस्क्रिप्शन देके देन रजिस्ट्रार के पास आप टाइम लेके जाएंगे, जाके वहाँ रजिस्ट्री होगा आपका जी। तो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन उनको जाना पड़ेगा, और विटनेसेस भी होंगे, 2 विटनेसेस होंगे लाइक फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट। जैसा और किसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको विटनेसेस की जरूरी पड़ता है, 2 विटनेसेस को भी आपको ले जाना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रार इन सबको देख के वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करके आपको कॉपी देंगे। जी जी। तो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर जो आप अगर रजिस्टर करवाना चाहते हैं जी। मगर सेल डीड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सेल डीड में जो आप लिखते हैं वो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट ऑल द डिटेल्स आर देयर। जो भी डिटेल आपको वहाँ डालना है आपके प्रॉपर्टी के बारे में, आप कौन प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, अगर आप सिंगल पर्सन है या जॉइंट फैमिली है, वो प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन है जी, जो खरीदने वाले हैं, उनको ये सब देखना है। ये नहीं कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है और एक ओनर बेच रहा है तो तब वो सेल डीड का महत्व इतना नहीं रहेगा। जी जी। क्योंकि बाकी सारे जो ओनर्स है वो आके आपके ऊपर दावा डाल सकते हैं। तो इसलिए जो बायर है, जो खरीदने वाले हैं, उनको ये सब डिटेल पहले से ही देख के सेल डीड सही तरह से बनवाना चाहिए। जी बिल्कुल, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अंजनी जी, आपने बताया स्टैम्प ड्यूटी के बारे में, थोड़ा तफसील से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है? स्टैम्प ड्यूटी जो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी है, आप एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक आदमी से दूसरा आदमी के हाथ में जा रहा है जी, तो फिर सरकार को हम थोड़ा उसके वैल्यू के कुछ परसेंटेज हम उनको हम उनको देना है। जैसे जो भी है, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट आप रजिस्टर कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी का सेल डीड हो और कुछ हो, सरकार को स्टैम्प ड्यूटी जनरली देना पड़ता है। इट इज काइंड ऑफ लाइक जो हम इनकम टैक्स देते हैं, हमको जितना पैसा मिलता है उसके ऊपर इनकम टैक्स देते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी एक के नाम से दूसरे नाम पे जा रहा है तो फिर आपको करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इवन इफ इट्स लाइक विल में आपको आपके पूर्वजों से कुछ मिलता है प्रॉपर्टी, तब भी आपको अगर वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे करवाना पड़ेगा, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, तब भी आप सरकार को कुछ पैसा दे। जैसा बिल को प्रोबेट करवाते हैं आप हाई कोर्ट में, तो कोर्ट फीस पे करना पड़ेगा आपको, तो सरकार को आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा व्हेनेवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में। हमारी अधिवक्ता अंजनी जी भी बनी हुई हैं लगातार हमारे साथ। अंजनी जी, अगला सवाल आपसे ही जानना चाहेंगे कि बैनामा और बिक्री समझौता दोनों में फर्क क्या होता है? बेनामी का मतलब है कि हम किसी को खरीदना है प्रॉपर्टी तो वो अपने नाम पे नहीं खरीदता है, वो और किसी के नाम पे खरीद लेता है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी खरीदने में उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है टैक्स के बारे में, या वो किसी और को कुछ पैसा देना था, वो पैसा उसको नहीं देगा, इसके नाम पे होगा तो उसको देना पड़ेगा। जी जी। तो अपने नाम पे नहीं और किसी के नाम पे खरीद लेता है। लाइक
पहले जमाने में ये लैंड सीलिंग का लॉ था। जब लैंड सीलिंग का लॉ था तो एक आदमी के हाथ में इतना ही जमीन हो सकता था। तो इसलिए जो अपना जमीन है वो 4 लोगों में बांट के, जमीन तो इस ए का है समझिए आप, ए का है तो फिर वो बी सी डी जिसका जमीन है ही नहीं उनके नाम में कर देता है ताकि वो जमीन सरकार को ना देना पड़े। लैंड सीलिंग में ये है कि सपोज एक आदमी के पास 10 एकड़ हो सकता है, इसके पास 40 एकड़ है तो फिर वो 10 ही रख सकता है, बाकी 30 तो सरकार ले लेगा। तो इसलिए वो बाकी 30 एकड़ और 3 लोगों के नाम पे कर देता है जी, जो उसके असली निजी ओनर्स नहीं है। तो ये बेनामी बोला जाता है और जो असली ओनर है उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। जी जी। मगर अभी ये बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट जो आ गया है 1988 में जी, इसके वजह से ये जो भी ये ऐसा ये बेनामी ट्रांजैक्शन करता है उसको सजा भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है। और ये बेनामी जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार कॉन्फिस्केट भी कर सकता है जी। उसके अंदर एडजुडिकेटरी अथॉरिटी है जो अगर उनके पास खबर मिलती है कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो उसका वो जांच कर सकते हैं और जांच करके अगर पता चला कि ये बेनामी है उसको कॉन्फिस्केट करके जी जी सरकार अपने हाथ में ले सकती है। जी जी। और अगर मैम बेनामा नाकाम हो जाए तो ऐसे में क्या होना चाहिए? नाकाम, अगर बेनामी नाकाम, एक सेकेंड जी जी। बेनामी नाकाम मीन्स इफ यू वांट दैट बेनामी, देन आपको अगर आपको ये बेनामी सही नहीं, ये लाइक ये प्रॉपर्टी मैरिज के उसमें जी, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स में ऐसा होता है कि अगर बहू कुछ मैट्रिमोनियल केस फाइल करती है मेंटेनेंस के लिए और बेटा अपने नाम में कुछ रखना नहीं चाहता है क्योंकि बेटा मीन्स द हस्बैंड, जी जी, हस्बैंड डजंट वांट, ही मे ट्रांसफर इट टू सम अदर्स लाइक हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के नाम पे कर सकता है वो। तो अगर ये वाइफ समझती है कि ये प्रॉपर्टी मेरा हस्बैंड का है और मुझे मिलना चाहिए उसमें कुछ हिस्सा, तो फिर वो जाके ये एडजुडिकेटरी अथॉरिटी जो है उनके पास जाके डिटेल्स दे सकती है। वो एडजुडिकेटरी अथॉरिटी फिर वो उसका जांच करके फिर वो पता करेंगे कि ये बेनामी है कि नहीं। जी जी। मैम जब भी हम कोई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी प्रॉपर्टी की तो क्या क्या दस्तावेज ऐसे होते हैं जो जरूरी होते हैं देने के लिए? दस्तावेज तो जो प्रॉपर्टी का जो पहले वाले डिटेल्स है जी, जो उसका अगर ये हमने और किसी से खरीदा है तो फिर उसका द कंप्लीट ट्रेल हैज टू बी देयर, मीन्स सबसे पहले जिन्होंने प्रॉपर्टी लिया है उसके बाद किसके पास आया है, तो पूरे जब हम प्रॉपर्टी बेचते हैं तो ओरिजिनल्स जो होते हैं हमारे पास, हमने किसी से खरीदा है तो फिर वो ओरिजिनल्स हम उनसे लेके रखते हैं अपने पास। जी जी। तो जब प्रॉपर्टी किसी और को बेचते हैं वो ओरिजिनल्स जो पुराने ओरिजिनल्स है वो भी उनको देना पड़ता है। तो दैट मीन्स दैट शोज दैट ये प्रॉपर्टी उनके नाम से आपके नाम पे आया है जी, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त एक कॉलर जुड़ गई है हमारे साथ बिहार से, श्रुति अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। शिवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, शिवी अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम हमारा सवाल ये है कि हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है दिल्ली में गाजियाबाद में, एंड वो हमने 2013 में खरीदी थी और हमें 2015 में उसका पोजीशन मिलना था जो कि अभी तक हमें नहीं मिला है। जी, पोजीशन खरीदा आपने? मैम नहीं मिला है। मैं बिल्डर का नाम बता सकती हूँ? जी जी बताइए। पारसनाथ। ये बिल्डर का जो प्रॉपर्टी है उसके लिए यहाँ कुछ ये बना है रेरा करके। यस मैम, हमने उसमें भी अप्लाई किया, करने का हम सोच रहे हैं पर अभी तक ऐसा कुछ हमें मिला नहीं है। नहीं, करना चाहिए आपको। बाकी सारे आपके साथ जो जिन्होंने किया है इसके लिए
अप्लाई किया है उनको मिल गया है? मैम हमने उन्हें फोन करके पूछा कि आप हमारे पैसे वापस दे दो या तो हमें फ्लैट दे दो हमारा, तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो अभी हमारा फ्लैट बनेगा नहीं और पैसे तो हम देंगे नहीं वापस। नहीं तो ऐसा थोड़ी बोल सकते। नहीं, आपको तो कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए। इतने सारे होते हैं कंज्यूमर कोर्ट में ऐसे मैटर। आपको अपना जो लोकल जो भी है, आप कहाँ रहते हैं वहाँ डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम होगा या स्टेट कंज्यूमर फोरम होगा। आप बिहार के हैं ना, तो पटना में स्टेट होगा। आपको प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है उस हिसाब से आपको इधर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं या स्टेट कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, सिद्धि, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप कंज्यूमर फोरम में जाइए और जो आपको बताया गया आप उसको करेंगी तो उम्मीद है कि आपको इस चीज का फायदा मिलेगा और आपको आपका अगर फ्लैट नहीं मिलेगा तो आपका पैसा मिल जाएगा। जरूर मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जी जी, चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी अंजनी जी कि रजिस्ट्रेशन की जो समय सीमा होती है और फीस होती है उसके बारे में बताइए। रजिस्ट्रेशन तो आपने बताया है 4 महीने के अंदर करवाना चाहिए। जो भी अगर एक डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट करते हैं तो 4 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। नहीं तो जनरली पीपल आजकल क्या करते हैं, जाके उसी दिन वहाँ रजिस्ट्रार के सामने एग्जीक्यूट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसका मतलब उसमें तो कोई डिले नहीं है। बट 4 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। किसी डॉक्यूमेंट को अगर किसी वजह से आपने रजिस्टर कर दिया, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, माने उसको तैयार करके उसके ऊपर दस्तखत किया है, विटनेस का सिग्नेचर ले लिया है, बट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, फिर 4 महीने के अंदर आपको वो करवाना चाहिए। 4 महीने के बाद भी अगर कुछ डिले हुआ है तो आप रजिस्ट्रार के पास जाके फिर डिले का रीजन बताएंगे तो फिर वो रजिस्टर करेंगे आपका या कुछ पेनल्टी डालेंगे अगर उनको ठीक समझे कि आपका रीजन जो भी है वो सही है। जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया अंजनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के बारे में और जाहिर है और उन्हें काफी फायदा पहुंचेगा इस तमाम जानकारी से। और इसी के साथ फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।